हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को, जो एक महेश कुमार वर्णवाल की बुक पर आधारित है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को पढ़ा, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में और मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हमने टॉपिक को कवर अप किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के संदर्भ में होगा कि भौगोलिक संरचना से क्या इसकी भूगर्भिक संरचना है और इसकी भूभौतिक संरचना के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है जिसके अंतर्गत आर्कियन समूह की चट्टानों को देखेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप और क्वार्टर नदी काल को देखेंगे। इसके संदर्भ में ये सब देखेंगे। इसी के साथ साथ और भी कई भूगर्भिक स्थितियां, जैसे कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना में मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड के पठार को देखेंगे, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मालवा के पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक आता है भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें किस तरीके का हमारे जो मध्य प्रदेश की स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आता है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है। ये क्या है? मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है जो भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और यह पर्वत, पठार, मैदान, नदियों सभी प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं विद्यमान होती हैं जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य भी है क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमाएं समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती हैं और इससे निकटवर्ती समुद्र तट मध्य प्रदेश से 200 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जो प्रायद्वीपीय विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है और इसे इसका हृदय स्थल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड राज्य है, जो कि लैंड लॉक्ड राज्य वो राज्य होते हैं जहां पर जिसकी सीमा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश की समुद्र से जो दूरी है वह 200 किलोमीटर है। अब आता है इसके आगे को पढ़ते हैं कि इनकी भौगोलिक सीमा का जो निर्धारण किया जाता है वह पर्वत, पठार, मैदान, नदियों आदि के द्वारा किया जाता है। इसके उत्तर में चंबल नदी के बीहड़ एवं यमुना नदी का मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और ताप्ती नदी है, और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला, उत्तर पूर्व में सोन नदी और दक्षिण पूर्व में अमरकंटक का पठार है। तो इसके उत्तर में क्या है? नॉर्थ में आता है चंबल नदी के बीहड़ है एवं यमुना नदी का दक्षिण मैदानी क्षेत्र। इसके साउथ में आता है सतपुड़ा श्रेणी और ताप्ती श्रेणी। उत्तर पश्चिम में अरावली है, उत्तर और पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा? अरावली इसके अंतर्गत आती है, और नॉर्थ ईस्ट में आती है सोन नदी, और साउथ ईस्ट में आती है एक अमरकंटक। इसके अंतर्गत ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इसमें विभाजित किया गया है। अब चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में, कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को देख लेते हैं कि किसी भी स्थान पर भू आकृति, उसकी भूगर्भिक संरचना, उसके निर्माण की प्रक्रिया एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती है। किसी भी स्थान पर उसकी भू आकृति जो होती है वह भूगर्भिक संरचना और उसके निर्माण की प्रक्रिया एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती है। भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से ही किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना और संगठन की जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर मिट्टी की विशेषताओं और खनिजों की उपलब्धता का वह निर्धारण किया जाता है। अब आता है कि इसके अंतर्गत जानते हैं कि आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले विश्व के सभी महाद्वीप एकल भूभाग के रूप में वे जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया अथवा बृहद महाद्वीप कहा गया था, और इसके चारों ओर जो समुद्र था उसे पेंथालसा कहा गया था। आज से लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 30 करोड़ वर्ष पूर्व विश्व के जो सभी महाद्वीप हैं वो एकल भूभाग में एक सिंगल लैंड मास के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया अथवा बृहद महाद्वीप कहा जाता था, और इसके चारों ओर जो समुद्र था उसे पेंथालसा कहा जाता था। इसका पैलियोजोइक और मेसोजोइक महाकल्प में विभाजन हो गया, पैलियोजोइक और मेसोजोइक महाकल्प में विभाजन हुआ, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अब इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड के नाम से जाना गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया।
गोंडवानालैंड का उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण। गोंडवानालैंड का उत्तर और उत्तर पूर्व की जो अभिसरण हुआ वह वर्तमान में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग के रूप में हुआ और इसके उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। भूगर्भिक हलचलों के कारण इस विशाल भूभाग में कगार, पर्वत, पठार आदि विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ और जिसके अपर्दन, अपक्षय से चट्टानों एवं वनस्पतियों के अवसादों के रूपों में भी इसका निक्षेपण हुआ। इन अवसादों के रूपांतरण के फलस्वरूप मध्य कार्बोनिफेरस काल के बाद कोयले का निक्षेपण हुआ, जो अंतिम में प्लेस्टोसीन काल तथा होलोसीन काल में मैदानी भागों में इसका निर्माण होता है। इसके संदर्भ में कि आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व विश्व के सभी महाद्वीपों में एकल भूभाग था, जिससे पहले जो एकल भूभाग था उसे पेंजिया कहा जाता था और उसके जो समुद्र जो था उसके लिए पेंथालसा कहा जाता था। पैलियोजोइक मेसोजोइक महाकल्प का विभाजन हो गया, जिसके उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा गया तथा इसके दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा गया। इसके उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर गोंडवानालैंड के अभिसरण से हुआ, जो वर्तमान में दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग के रूप में विस्तृत था और उसके उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश राज्य की अवस्थिति है या इसकी प्रमुख स्पेशलिटी है। भूगर्भिक हलचलों के कारण इस विशाल भूभाग में कगार, पर्वत, पठार आदि विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ और जो अपक्षय, अपर्दन के परिणाम स्वरूप इसमें अवसादों का निक्षेपण हुआ। इन अवसादों के रूपांतरण के फलस्वरूप मध्य कार्बोनिफेरस काल के बाद कोयले का निक्षेपण हुआ और अंतिम रूप से प्लेस्टोसीन काल, होलोसीन काल में मैदानी भाग का निर्माण हुआ। इसके संदर्भ में अब आता है क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण अंतर्वेदी आग्नेय लावा के उद्भेदन से दक्कन ट्रैप या दक्कन पठार का निर्माण हुआ। इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में मालवा पठार तथा इसके दक्षिणी भागों में है। फिर इसके बाद गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल आदि राज्यों में इस पठार का विस्तार है। राज्य में आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं, जिनमें आर्कियन, विंध्यन, दक्कन ट्रैप चट्टानों का विस्तार सबसे अधिक हुआ है। अब आता है कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में आर्कियन काल से लेकर क्वाटरनरी युग के तक की चट्टानें पाई जाती हैं। इसकी भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से धरातलीय चट्टानों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। अब आ जाता है कि इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो आर्कियन के समूह की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा आता है कुटप्पा क्रम की चट्टानें, चौथा आता है विंध्यन क्रम की चट्टानें, पांचवें नंबर पर आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, छठे नंबर पर आती है दक्कन ट्रैप और सातवें नंबर पर क्वाटरनी क्रम की चट्टानें आती हैं। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख भूगर्भिक संरचना की ये प्रमुख चट्टानें आती हैं। अब आता है, सबसे पहले तो पढ़ते हैं आर्कियन समूह की चट्टानों के बारे में कि आर्कियन समूह की चट्टानों के संदर्भ में मध्य प्रदेश की क्या स्पेशलिटी है, कि मध्य प्रदेश का कौन सा भाग आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों या आर्कियन का शाब्दार्थिक अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन। इस समूह की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग के राजस्थान से कन्याकुमारी तक विस्तृत है और मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी भाग में आर्कियन चट्टानों का विस्तार अधिक है। इन चट्टानों में मुख्यतः ग्रेनाइट, चार्नोकाइट, सिस्ट तथा नीस आदि खनिज पाए जाते हैं। तो इन चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट, चार्नोकाइट, सिस्ट और नीस आदि इस चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब आता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत अब जानते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के निर्माण के संदर्भ में कि सबसे पहले आता है कि द्रवित पदार्थ के शीतलन और दृढ़ीकरण या घनीकरण से, दूसरा आता है आद्य सागरों से संग्रहित प्रथम अवसादी शिलाओं के रूप में इनका तापीय और प्रादेशिक रूपांतरण हुआ है, और तीसरा आता है मैग्मा या लावा के अंतर्भेद या उद्भेदन के पश्चात रूपांतरण के फलस्वरूप सिस्ट एवं नीस जैसी चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में इसके प्रमुख 3 पॉइंट है। पहला तो ये कि यह द्रवित पदार्थ के शीतलन और दृढ़ीकरण तथा उनके घनीकरण के से हुआ है। दूसरा आता है कि आद्य सागरों से संग्रहित प्रथम अवसादी शिलाओं के रूप में इनका तापीय और प्रादेशिक रूपांतरण हुआ है, और इसके अंतर्गत तीसरा आता है कि मैग्मा अथवा लावा के अंतर्भेद या उद्भेदन के पश्चात रूपांतरण के फलस्वरूप सिस्ट एवं नीस जैसी चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसके संदर्भ में आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब आता है इसके संदर्भ में और भी इसके तथ्यों को जाने कि आर्कियन चट्टानों के रूपांतरण के संदर्भ में या इसके विकास क्रम को के बारे में।
कि यहाँ पर कौन सी खनिज निक्षेप पाए जाते हैं और इनकी कौन सी प्राथमिक चट्टानें और पैतृक चट्टानों के अंतर्गत जानते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का रूपांतरण इतना अधिक हुआ है कि उनकी मूल विशेषताएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। ये जीवाश्मविहीन या जीवाश्म रहित होती हैं और इन्हें प्रमाणित होता है कि इनके विकास के समय पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं था। ये आर्कियन चट्टानें अत्यधिक आकुंचित थी क्योंकि ये भ्रंशित एवं सल्कित अवस्था में है। इन्हें मुख्य रूप से नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट, फाइलाइट यानी खॉन्डेलाइट, पेगमेटाइट, संगमरमर, क्वार्जाइट आदि खनिजों के निक्षेप से पाए जाते हैं। अब आते हैं इसके रूपांतरण के अंतर्गत ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित हो जाता है और बंगाल गुंबद अथवा गुंबद नाइस कहते हैं और इनकी संरचना सल्कित तथा पट्टी के रूप में पाई जाती है, इसलिए इन्हें पैतृक चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद आता है ग्रेनाइट नीस के बारे में या प्रायद्वीपीय नीस के बारे में, जो कि दो तरीके का होता है। ये जो आर्कियन चट्टानों का प्रमुख आर्कियन चट्टानों में प्रायद्वीपीय नीस होता है। इनके अंतर्गत इनके कणों के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, बुंदेलखंड नीस और दूसरा आता है चार्नोकाइट नीस। बुंदेलखंड नीस के अंतर्गत आता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित होती है जिनके कणों का आकार बृहद होता है और ये ग्रेनाइट के समान दिखाई देते हैं और इनका विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हुआ है। चार्नोकाइट नीस के बारे में, इन चट्टानों में कणों का आकार सूक्ष्म होता है। इन चट्टानों को नीलगिरी नीस भी कहते हैं क्योंकि इनका रंग गहरा नीला से भूरा हो जाता है और इनका नामकरण कोलकाता के संस्थापक जॉब चार्नोक के नाम पर किया गया है तथा चार्नोकाइट नीस का विस्तार मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड आदि राज्यों में हुआ है। तो यह प्रायद्वीपीय नीस के बारे में है, जो कि आर्कियन चट्टान में से एक प्रमुख नीस आती है, जिसे दो तरीके से विभाजित किया गया, एक बुंदेलखंड नीस में, एक चार्नोकाइट नीस में। बुंदेलखंड नीस के अंतर्गत आता है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त आते हैं ये। और इसी के साथ ही जो चार्नोकाइट नीस है या नीस है उसमें मध्य प्रदेश, इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड आदि राज्यों में इसका विस्तार है। अब आता है आर्कियन क्रम की चट्टानें खनिज संपदा की दृष्टि से भारत की सबसे समृद्ध चट्टानें और इनमें धात्विक, अधात्विक खनिजों के अतिरिक्त दुर्लभ खनिज भी पाए जाते हैं, जिनमें दुर्लभ खनिजों में बहुमूल्य रत्न, तांबा, मैंगनीज, लोहा, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। इनके संदर्भ में यह आर्कियन क्रम की चट्टानों का एक समूह है जिसमें कुछ चट्टानों के निर्माण के संदर्भ में भी जाना और प्रायद्वीपीय नीस के बारे में भी जानते हैं। अब हमारे दूसरे नंबर पर आती है एक धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो जानते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में हम जानते हैं सबसे पहले कि धारवाड़ चट्टानों का निर्माण किस तरीके से हुआ। धारवाड़ क्रम का चट्टान आर्कियन नीस और शिष्ट सेलों के अनाच्छादन और अपर्दन से प्राप्त अपदानों के निक्षेप के से हुआ है। इन चट्टानों को खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में की गई। ब्रूस फूट द्वारा इन चट्टानों का नाम धारवाड़ रखा गया है। तो यह चट्टानी जो हैं इनका निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों का निर्माण हुआ है आर्कियन नीस और शिष्ट सेलों के अनाच्छादन अपर्दन से प्राप्त अवसादों से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। और इनकी जो खोज किसके नाम पर इनका नाम धारवाड़ रखा गया, यह इनकी खोज सबसे पहले ब्रूस फूट के द्वारा की गई थी, तो उन्हीं के नाम पर यह धारवाड़ चट्टान का नाम रखा गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में स्लेट, शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, फायराइट, क्वार्टजाइट आदि खनिजों की प्रधानता होती है और ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती है, परंतु इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है क्योंकि इनमें कोबाल्ट, मैंगनीज, अभ्रक, क्रोमियम आदि निक्षेप पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के 3 समूह पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला समूह आता है चिल्पी क्रम की चट्टानें, दूसरा आता है सकोली क्रम की चट्टानें और तीसरी आती है सौसर चट्टानें। चिल्पी क्रम की चट्टानें भी चट्टानें होती हैं जिनका विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है और इन चट्टानों को फाइलाइट, क्वार्टजाइट, ग्रीन स्टोन और मैग्नीज के आदि निक्षेप पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत है। अब इसके किलोचपेट क्रम को जाने कि किलोचपेट क्रम क्या होता है। यह क्रम एक मध्य प्रदेश में इन चट्टानों का जो विस्तार है वह इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। किलोचपेट क्रम की चट्टानें क्वार्टजाइट, मैंगनीज तथा कॉपर की पाइराइट पाए जाते हैं। बालाघाट जिले में स्थित मलाज खंड में तांबे के बृहद भंडार पाए जाते हैं। ये सब जो आती हैं वह किलोचपेट क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। अब इसका दूसरा क्रम आता है जो सकोली क्रम है। सकोली क्रम के अंतर्गत जानते हैं कि यह किस क्रम में है, इनका विस्तार कहाँ तक है। सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार राज्य के जबलपुर जिले में पाया जाता है।
यह अभ्रक शिष्ट डोलोमाइट तथा संगमरमर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं और यहाँ सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर भी पाया जाता है। अब आता है सोसर क्रम की चट्टानों के बारे में। इनका विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की एक पट्टी के रूप में किया जाता है। इनमें अभ्रक शिष्ट संगमरमर क्वार्टजाइट मैंगनीज की अधिकता पाई जाती है। तो यह जो चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनके अंतर्गत 3 क्रम की चट्टानें आई जाती हैं, जिनमें चिल्पी क्रम की चट्टानें, सकोली क्रम की चट्टानें और सौंसर क्रम की चट्टानें आई थी। एक जो इसके अंतर्गत किलोचपेट क्रम आता है, किलोचपेट क्रम के अंतर्गत यह बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में ये चट्टानें पाई जाती हैं और इसमें बालाघाट जिले के मलाज खंड में तांबे के बृहद भंडार इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो चट्टान आती है वह आती है कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में आर्कियन चट्टानों के अनाच्छादन अपर्दन से प्राप्त अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ये प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। इनकी भूगर्भिक हलचलों के कारण दरार और भ्रंश आदि का निर्माण हुआ। इन्हीं दरारों और एवं भ्रंशों में प्री कैम्ब्रियन से लेकर इयोसेन काल तक अवसादी चट्टानों का निक्षेप हुआ। कुडप्पा चट्टानों के अतिरिक्त रूपांतरण के फलस्वरूप इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे सेल, क्वार्टजाइट, स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं तथा बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, इसके क्रम में आता है। अब आता है इसके अंतर्गत कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वह क्षैतिज अवस्था में पाई जाती है और इनकी मोटाई 6000 मीटर तक होती है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों में हुआ है और इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के आधार पर किया गया। इनके निर्माण की दृष्टि से इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला निचली कुडप्पा चट्टान और दूसरा आता है ऊपरी कुडप्पा चट्टान, इसके अंतर्गत आता गया। ऊपरी कुडप्पा चट्टान भी चट्टानें होती हैं जिनकी चट्टानों में चूना पत्थर और सेल की अधिकता होती है, जिससे ये शिलाएं बिंद क्रम की शिलाओं के समान प्रतीत होती है। तो इसमें ये ऊपरी क्रम की चट्टानें हैं। अब आता है निचले कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि राज्यों में हुआ है और इन चट्टानों में रंगीन शिष्ट, जैस्पर एवं लोह एवं मैंगनीज धातुएं पाई जाती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें जीव विहीन लोहा, मैंगनीज, तांबा, निकिल, कोबाल्ट आदि खनिजों की उपस्थिति के कारण कुडप्पा चट्टान आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ये आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। अब आता है कि मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानों के 2 उपक्रम पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश जिस तरीके से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में 3 क्रम पाए जाते हैं, चिल्पी क्रम, सकोली क्रम और सौंसर क्रम पाया जाता है, उसी तरीके से कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी 2 तरीके के क्रम पाए जाते हैं। एक आता है बिजावर उपक्रम और दूसरा आता है ग्वालियर उपक्रम। बिजावर उपक्रम के अंतर्गत भी चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर जिले में होता है और इन चट्टानों के आधार पर बलुआ पत्थर एवं क्वार्टजाइट चट्टानों का निक्षेपण है और इनके ऊपर चूना पत्थर का जमाव पाया जाता है। इन चट्टानों की परतों के मध्य बैसाल चट्टानें भी पाई जाती हैं जिनमें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। इसी के साथ ही दूसरी चट्टानें आती हैं ग्वालियर क्रम की चट्टानें। इन क्रम को चट्टानों के अंतर्गत ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं जिनमें बलुआ पत्थर, सेल, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, बेसाल्ट, लावा की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं और इन उपक्रम को ऊपरी चट्टानों को मोरार और निचली चट्टानों को पार कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। बिजावर क्रम की चट्टानें और ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिजावर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में है और इन चट्टानों के आधार पर बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट चट्टानों का निक्षेपण होता है और इनके ऊपर चूना पत्थर का जमाव पाया जाता है। जो चट्टानों की परतों के मध्य बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। तो हीरे के निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? बिजावर उपक्रम की चट्टानों में। अब आता है ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें। ग्वालियर उपक्रम की चट्टानों के अंतर्गत ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं जिनमें बलुआ पत्थर, सेल, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, बेसाल्ट, लावा की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं और इस उपक्रम में ऊपरी चट्टानों को मोरार तथा निचली चट्टानों को पार कहा जाता है। अब आता है हमारी नेक्स्ट चट्टानों में बिंद क्रम की चट्टानों के बारे में। बिंद क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। इनके निर्माण क्रम, इनकी जो खनिज की विविधता है वो, इनके द्वारा किस तरीके के भवनों का निर्माण किया जाता है, इन सब चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। बिंद क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों में हुआ है। बिंद क्रम की चट्टानें पश्चिम से पूर्व में 1050 किलोमीटर लंबाई में और लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इनका विस्तार है। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में बिंद्रगम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा के उत्तर में पाया जाता है, जो राज्य के दमोह जिले में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदानी और प्रायद्वीपीय भागों के मध्य विभाजक का कार्य करती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है, जो 752 मीटर की है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण एक लंबे कालक्रम में हुआ है, इसलिए उनकी ऊपरी और निचली क्रम की चट्टानों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इनमें जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर, सैल, बलुआ पत्थर आदि के निक्षेप इन चट्टानों के अंतर पाए जाते हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों की मोटाई लगभग 4200 मीटर तक होती है और इनका नामकरण विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम पर विंध्यन रखा गया है। विंध्य क्रम की चट्टानों की संरचना में सूक्ष्म कणों से लेकर बड़े आकार तक के बलुआ पत्थर, सैल, चूना पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य 800 किलोमीटर लंबा ग्रेट बाउंड्री फ्रेंस स्थित होता है, जो दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य को पृथक करता है। किसके मध्य स्थित होता है? अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य एक 800 मीटर का लंबा ग्रेट बाउंड्री फ्रेंस है। इन चट्टानों में सजावटी पत्थर, बहुमूल्य रत्न, चूना पत्थर, सीसा, गृह निर्माण सामग्री, सीमेंट तथा रसायन उद्योग हेतु कच्चे माल की प्राप्ति होती है। पन्ना एवं गोलकुंडा की प्रसिद्ध खानें भी कई खदानें कांगलोमरेट से संबंधित होती है। विंध्य क्रम की पत्थरों का रंग लाल होता है, जिनसे अनेक ऐतिहासिक भवनों का निर्माण किया जाता है। सासाराम स्थित इसके एक उदाहरण को देखते हैं कि सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, सारनाथ सांची स्तूप, भरूच का स्तूप, जामा मस्जिद, ग्वालियर का किला, लाल किले का निर्माण आदि का निर्माण ही इन्हीं लाल पत्थरों से हुआ है, जो कि विंध्य क्रम की चट्टानों का क्रम है। विंध्य क्रम की चट्टानों में सामान्यतः जीवाश्म विहीन होती है और इनमें कैमूर क्रम की चट्टानों के निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से वानस्पतिक जीवन के भी कुछ संकेत मिलते हैं। तो यह विंध्य क्रम की चट्टानों के अंतर्गत है। अब आता है कि विंध्य क्रम की चट्टानों के एक क्रम को जानते हैं कि इसमें भी क्रम है, जिस तरीके से हमने अभी 2 क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें देखा हुआ है। इसके क्रम की चट्टानों में पहला नंबर आता है निचला विंध्यन क्रम। पहला आता है निचला विंध्यन क्रम, दूसरा आता है ऊपरा विंध्यन क्रम। निचला विंध्यन क्रम के अंतर्गत सेमरी उपक्रम आता है। ऊपरी विंध्यन क्रम के अंतर्गत कैमूर उपक्रम, दूसरा रीवा उपक्रम और तीसरा आता है भांडेर उपक्रम। तो चलिए तो सबसे पहले जानते हैं निचला विंध्यन क्रम के बारे में। निचला विंध्यन क्रम के अंतर्गत आती है सेमरी उपक्रम। सेमरी सीरीज के बारे में जानते हैं। यह सीरीज जो होती है यह निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों का एक उपक्रम होती है, जिसका अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में सोन नदी घाटी में हुआ। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा सैल आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इन क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। अब सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। निचले विंध्यन में वलय और भ्रंश अधिक पाए जाते हैं, जो दमोह सागर जिले के दक्षिण में विस्तृत क्षेत्रों में गुंबदाकार उच्च भूमियां या घाटियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। अब आता है ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानें। इनका विकास क्रम निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद हुआ और ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण ज्वार नदमुख तथा नदियों की घाटियों में हुआ है। इनमें बलुआ पत्थर, सैल, कांगलोमेरेट चट्टानी परतें पाई जाती है, जिनमें 3 उपक्रम में विभाजित है, जिसके अंतर्गत पहला उपक्रम आता है कैमूर उपक्रम, दूसरा आता है रीवा उपक्रम और तीसरा आता है भांडेर उपक्रम। चलिए तो जानते हैं सबसे पहले कैमूर उपक्रम के बारे में। कैमूर रिज का विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों में है तथा इसका सबसे अधिक विकास बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों में हुआ है। इनमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, सैल, कांगलोमरेट चट्टानें पाई जाती हैं। राज्य में कैमूर के उपक्रम की चट्टानों का विस्तार पन्ना, सतना, रीवा जिले में हुआ है। पन्ना जिले के पूर्वी भाग में बुंदेलखंड में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। पुलकोवा पहाड़ी के निकट कैन स्थित कैन नदी और अन्य नदियों के कगारों का निर्माण हुआ है। इन कगारों में कांगलोमरेट चट्टानें दिखाई देती हैं। इनमें सैल, क्वार्टजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं, जिनका उपयोग गृह निर्माण में किया जाता है। अब दूसरा आता है रीवा क्रम की चट्टानें। रीवा क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वह कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम के में सागर, पन्ना, दमोह आदि जिलों में पाया जाता है। इस उपक्रम के मध्य में से प्रयागराज से कटनी के मध्य में रेल लाइन गुजरती है और इसमें उपस्थित बलुआ पत्थर की 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनके निचले सेल को पन्ना सेल और ऊपरी सेल को झिरी सेल कहा जाता है, जो राजगढ़ जिले में स्थित है। और पन्ना क्षेत्र में हीरा भी इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इसके कण माध्यम से बड़े आकार के होते हैं तथा इनका रंग गुलाबी और बैंगनी होता है। बड़े आकार में कणों की उपस्थिति के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि रीवा उपक्रम के निर्माण में जलवायु शुष्क रही है और इनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल आदि के निक्षेप पाए जाते हैं, जिनका उपयोग सीमेंट और सीसा उद्योग में किया जाता है।
इसके अंतर्गत है। अब इसमें आता है और भी इसके पॉइंट है। अब आता है भांडेर क्रम की चट्टानों क्या है कि भांडेर क्रम की चट्टानों का क्रम किस तरीके का है। भांडेर क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वह विंध्य पर्वत श्रेणी से वह पश्चिम में सतना, सागर, दमोह जिलों के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इन उपक्रम की 2 अवस्थाएं होती हैं जिसमें गानोरगढ़ शैल और दूसरी आती है सिरबू शैल। इन उपक्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर तथा शैल के निक्षेप पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में सूक्ष्म से मध्यम आकार के कण, गुलाबी बैंगनी पत्थरों के निक्षेप पाए जाते हैं जिनका उपयोग गृह निर्माण, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानों में दरार और भ्रंश अधिक पाए जाते हैं और इन्हीं भ्रंशों एवं दरारों में आर्कियन चट्टानों के अवसादे से निक्षेप में चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनके संस्तर क्षैतिज अवस्था में भी पाए जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में जानते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों एक परतदार अवसादी चट्टानें होती हैं। इनका निर्माण मध्य कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरेसिक काल के अंतिम चरण तक द्रोणीवेशन में अवसादों तथा चट्टानों के निक्षेपण, बृहद निक्षेपण से हुआ है। भूगर्भिक हलचलों के कारण इस क्षेत्र में सघन वन मलबे के रूप में नीचे दब गए हैं जिनके अवसादीकरण से कोयले का निर्माण होता है। अब आता है कि इन चट्टानों का जो अध्ययन सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के प्राचीन गोंड राज्य में किया गया था। इसी आधार पर इन चट्टानों का नाम गोंडवाना रखा गया। मध्य प्रदेश राज्य में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में निम्न उपक्रम और अवस्थाएं पाई जाती हैं। निम्न उपक्रम और अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनमें इनके अंतर्गत भी निचला गोंडवाना क्रम आता है और ऊपरी गोंडवाना क्रम आता है। निचला गोंडवाना क्रम के अंतर्गत तलचेर उपक्रम आता है और ऊपरी गोंडवाना क्रम के अंतर्गत महादेव उपक्रम और दूसरा आता है जबलपुर उपक्रम इसके अंतर्गत आता है। अब आता है निचला गोंडवाना क्रम जिसके अंतर्गत तलचेर उपक्रम है जिसमें आता है इसका नामकरण उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित तलचेर में हुआ है, नाम पर हुआ है। यहाँ कोयले के बृहद भंडार पाए जाते हैं जो ब्राह्मणी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। उस उपक्रम के कोयले का विस्तार मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित सिंगरौली, सीधी, शहडोल आदि जिलों में पाया जाता है और ये शैलें जो होती हैं वह जीवाश्म युक्त होती है। फिर आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। ऊपरी गोंडवाना क्रम में पहली आती है महादेव उपक्रम, दूसरी आती है जबलपुर उपक्रम। महादेव उपक्रम के अंतर्गत वे चट्टानें आती हैं जो पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जानी जाती हैं जिसमें पचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। महादेव उपक्रम की में कोयले के भंडार उपस्थित होते हैं जिनका विस्तार छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी आदि जिलों में पाया जाता है और इसे 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है जिसमें पहला पचमढ़ी तथा दूसरा मलेरी आता है। इसके अंतर्गत ये दूसरे तरीके का है, पचमढ़ी और मलेरी इसके अंतर्गत आता है। फिर दूसरी जो आती है वह जबलपुर क्रम की चट्टान आती है। जबलपुर क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है मध्य प्रदेश के कटनी तथा जबलपुर के क्षेत्रों में हुआ है। इनकी 2 अवस्थाएं हैं जिसमें आता है निचला चौगान और ऊपरी जबलपुर आता है। इस उपक्रम में जुरेसिक काल की वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के साथ साथ कांगलोरोमरेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि शैल के निक्षेप भी इसी चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब आता है, अब पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। सबसे पहले दक्कन ट्रैप के बारे में जानते हैं। दक्कन ट्रैप का जो विस्तार यहाँ मध्य प्रदेश में जिसका विस्तार है। ट्रैप का जो शब्दार्थिक अर्थ होता है वह सोपान या कदम होता है। ट्रैप का क्या अर्थ होता है? एक सोपान या कदम होता है जिसे नीचे धंसा हुआ कहा जाता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल के भूगर्भिक हलचलों के कारण ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है जिसे दरारी उद्भेदन से दक्कन ट्रैप में लावा का निक्षेप हुआ। इसके लावा में सल्फर की मात्रा अधिक थी इसलिए इनका क्रिस्टलीकरण भी अधिक तेजी से हुआ है। क्रिस्टलीकरण मतलब रवा बनने की जो प्रक्रिया थी उसका भी अधिक तेजी से हुआ है। फिर आता है कि बेसाल्ट लावा का जो निक्षेप हुआ है पठार के मध्यवर्ती जो कि महाराष्ट्र में के क्षेत्रों में अधिक हुआ है और यहाँ लावा की जो मोटाई है वह 50 मीटर और 3000 मीटर तक पाई जाती है। इनका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर और इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों तक भी पाया जाता है। यह एक आग्नेय चट्टान है जिसके विघटन और वियोजन, कायांतरण और अवसादीकरण के फलस्वरूप पठारी क्षेत्रों के ऊपरी सतह में काली, गहरी, भूरी, लाल रेगुर मृदा का विकास हुआ है। दक्कन ट्रैप की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वह मुंबई में पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई घटती जाती है और दक्कन ट्रैप को 3 भागों में विभाजित किया गया जिसके अंतर्गत पहला आता है निचला ट्रैप, दूसरा आता है मध्यवर्ती ट्रैप और तीसरा आता है ऊपरी ट्रैप। चलिए तो जानते हैं सबसे पहले निचले ट्रैप के बारे में कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। मध्य प्रदेश के में नर्मदा नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका जो निचला क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाया जाता है जिसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर है।
निचले दक्कन ट्रैप में कणों की संरचना सूक्ष्म होती है और इनकी परतों के मध्य राख एवं जीवाश्म के कण पाए जाते हैं। यहीं पर बाघ और लमेटा नामक दो पृथक संरचना वाले संस्तर पाए जाते हैं जिनका निर्माण उत्तर क्रिटेशियस काल में हुआ था। इनके चूना पत्थर की परतें पाई जाती हैं जिनके कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यह निचले क्रम की चट्टान है। अब दूसरे नंबर पर आती है मध्यवर्ती क्रम की चट्टान। मध्यवर्ती क्रम की चट्टानों में के अंतर्गत मालवा और मध्य भारत के क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और दूसरी जो ऊपरी दक्कन जो ऊपरी ट्रैप है उसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ है। इसमें जीवाश्म के लक्षण पाए जाते हैं और इनकी परतों के मध्य राख की अनेक परतें पाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्वी के क्षेत्रों में हुआ है। तो यह दक्कन ट्रैप से संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट है कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ और इसे किस भागों में विभाजित किया जाता है और यह इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चट्टान आती है क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, यह चट्टानें जो होती हैं इनका निर्माण प्लेस्टोसीन तथा होलोसीन काल में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है और इसलिए इसे नवीन जड़ोल भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इनका विस्तार ताप्ती, नर्मदा, चंबल आदि नदी घाटी के क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ पर यह क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें फिनिश होती हैं। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हमने 3 विभिन्न तरीके की चट्टानों को देखा, जिसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अंतर्गत हमने इसके विकास क्रम को देखा, इसके महत्व को जाना और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है और इसमें जो प्रादीपीय नीच पाया जाता है जो बुंदेलखंड और चर्नोकाइट नीच के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ा। फिर दूसरी चट्टान आती है धारवाड़ क्रम की चट्टान। दूसरी आती है धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसके अंतर्गत हमने चिल्पी क्रम, सकोली क्रम और सौरसर क्रम के बारे में पढ़ा। फिर तीसरे नंबर पर आती है कुडप्पा क्रम की चट्टान है, जिसके अंतर्गत हमने इसके निर्माण काल को देखते हुए इसके चट्टानों के क्रम को पढ़ा, जिसमें बिजावर उपक्रम आता है और दूसरी आती है ग्वालियर उपक्रम। फिर आता है विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा, जिसमें निचला विंध्यन पढ़ा, जिसमें निचले विंध्यापन के अंतर्गत आती है सेमरी उपक्रम और ऊपरी विंध्यन क्रम के अंतर्गत आती है कैमूर उपक्रम, रीवा उपक्रम, भांडेर उपक्रम आता है। फिर इसके बाद आता है इसके ऊपर फिर आता है गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत यह भी इसका विकास क्रम पड़ा और यह भी एक किस तरीके की चट्टान है इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें आता है पहला निचला क्रम गोंडवाना क्रम, जिसके अंतर्गत आती है तालचेर क्रम उपक्रम आता है और जो दूसरी आती है ऊपरी गोंडवाना क्रम उसके अंतर्गत आती है महादेव उपक्रम और जबलपुर उपक्रम। इसके साथ साथ हमने दक्कन ट्रैप के बारे में भी पढ़ा। दक्कन ट्रैप के बाद हमने क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ा, जो कि प्लेस्टोसीन और होलोसीन काल में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इन चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसे नवीन जड़ोल भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में इनका जो विस्तार है ताप्ती, नर्मदा और चंबल आदि नदी घाटियों के क्षेत्रों में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण है। अब इसके अंतर्गत हमारा दूसरा टॉपिक आता है मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के संदर्भ में जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में उच्च भूमि पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है और इसकी भौतिक संरचना में पर्वत, पठार, झील, मैदान आदि सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो इसकी जो मध्य प्रदेश की जो भौतिक संरचना है वहाँ इसका क्या स्पेशलिटी है, यहाँ जो उच्च भूमि पाई जाती है जिसकी ऊंचाई एक तो 300 मीटर है और इसकी भौतिक संरचना में पर्वत भी मिलते हैं, पठार भी मिलते हैं, झील और मैदान सभी प्रकार के स्थलाकृतियाँ मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में मिलती हैं। एक मैप के माध्यम से जानते हैं कि मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। मध्य प्रदेश की जब भौतिक संरचना को देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर आता है मध्य भारत का पठार, फिर उसके नीचे आता है बुंदेलखंड का पठार, फिर आता है रीवा पन्ना का पठार, उससे ये जो बीच में यहाँ पर आता है मालवा का पठार। अब यहाँ पर जो एक क्रम है वहाँ पर ये नर्मदा सोन घाटी आती है और यहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर ये सर्वपुरा पर्वत श्रेणी के बीच में एक जल विभाजक का कार्य एक नर्मदा सोन घाटी करती है और इसके यहाँ पर आता है बघेलखंड का पठार। तो यह यहाँ की इस भौतिक संरचना है। चलिए तो एक एक करके इन भौतिक संरचना के बारे में जानते हैं और मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना को भी विस्तृत में समझने की कोशिश करते हैं। अब आता है कि राज्य के जो उत्तर में है, राज्य के उत्तर में कौन सा है, मध्य भारत का पठार, जैसा कि हमने अभी मैप में देखा हुआ है, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। इसके उत्तर पूर्व में रीवा पन्ना का पठार, उत्तर पश्चिम में मालवा का पठार और दक्षिण में आता है
सतपुड़ा मैकाल की परवाणियाँ। उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार और मध्य में इसके पश्चिम में पूर्व तक नर्मदा सोन घाटी आती है। तो इसका ये स्थलाकृतियाँ हैं। इसको पुनः मैप में देख लेते हैं कि मैप में इसके जो मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, इसके मध्य भारत और बुंदेलखंड का पठार इसके नॉर्थ में आता है। फिर इसके बाद जो आता है उत्तर पूर्व में आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है रीवा पन्ना का पठार। फिर आता है इसके बाद आता है मालवा का पठार, दक्षिण में मालवा का पठार आता है, रीवा का पठार और मालवा का पठार इसके अंतर्गत आता है। इसके दक्षिण में आता है सतपुड़ा प्रदेश आता है, सतपुड़ा मैकाल की श्रेणियाँ। और इसके उत्तर पूर्व में आता है, नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में आता है इसके नर्मदा सोन घाटी इसके अंतर्गत आता है। और इसके पश्चिम से पूर्व में आती है नर्मदा सोन घाटी और उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार आता है। इसके अंतर्गत है जो ये रीवा पन्ना का पठार और मालवा का पठार है वह नॉर्थ वेस्ट में आएगा, ये नॉर्थ वेस्ट में आएगा। और बघेलखंड का पठार नॉर्थ ईस्ट में आएगा। इसमें ये जो आएगा वह नॉर्थ में आएगा। फिर इसका मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार जो है वो आएगा नॉर्थ वेस्ट में। बघेलखंड का पठार आएगा नॉर्थ ईस्ट में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आएगी साउथ में। और जो नर्मदा सोन घाटी है वह मिडिल और इसके ईस्ट वेस्ट में आएगी, मिडिल और ईस्ट में आएगी। तो ये इसकी स्थलाकृतियाँ यहाँ पर यह क्लियर है। अब जानते हैं कि राज्य के भौतिक प्रदेशों के बारे में। राज्य के भौतिक प्रदेश में कि मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2000 तक कुल 9 भौतिक प्रदेश थे, किंतु वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश हैं। इसमें 2 भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन और दंडकारण्य बेसिन जो है वह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के 7 भौतिक प्रदेश को निम्नवत हैं, जिसमें पहला आता है मध्य भारत का पठार, दूसरा आता है बुंदेलखंड का पठार, फिर आता है मालवा का पठार, फिर आता है रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पर मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश के 7 भौतिक जो प्रदेश है इसको निम्नवत दिखाए गए। अब आता है कि इसके जो उत्तर में चंबल नदी के बीहड़ पाए जाते हैं तथा यह दक्षिण में नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियों के मैदानी क्षेत्रों में इसकी भू आकृतिक विविधता उत्पन्न होती है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना का निर्माण विभिन्न युगों में अनेक प्रकार की चट्टानों से हुआ है। भौतिक संरचना एवं उच्चावाच के आधार पर राज्य को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें आता है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा आता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा आता है बघेलखंड का पठार। तो इन सब के अंतर्गत हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आता है मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी आती है। इसी तरीके से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी आती है। और इसी तरीके से बघेलखंड के पठार को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं मध्य उच्च प्रदेश के बारे में कि इस प्राकृतिक प्रदेश के निर्माण में आर्कियन क्रम की प्राकृतिक प्रदेश के निर्माण में आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, दक्कन ट्रैप की चट्टानों का योगदान है। ज्यामितीय दृष्टि से यह त्रिभुजाकार है और इनका विस्तार जो हुआ है मध्य प्रदेश में 2/3 क्षेत्रों पर इनका विस्तार है। इनका निर्माण विभिन्न कालक्रमों की चट्टानों के अनाच्छादन, अपर्दन और अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। और जिन क्षेत्रों में इन चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया तीव्र होती है वहां पर भूगर्भिक हलचलों का प्रभाव अधिक होता है। वहां चट्टानों की स्थलाकृतियों के उच्चावाच में अधिक क्षेत्रीय भिन्नता भी पाई जाती है। अब आता है कि भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पर्वत, पठार, कगार, भ्रंश आदि का निर्माण हुआ है। और इन्हीं कगारों एवं भ्रंशों में नदियों के प्रवाहित होने के कारण जलप्रपात तथा नदी घाटियों में मैदानों का विकास हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में नर्मदा एवं सोन नदी घाटियों तक इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत है इस क्षेत्र में विंध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 752 मीटर संभावित है। और इस पर्वत श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदियां बेतवा एवं चंबल नदियां इसके अंतर्गत आती हैं। नर्मदा तासोन नदियों के उत्तर में विंध्य कगारी प्रदेश में भांडेर तथा कैमूर श्रेणियां स्थित हैं। और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर विंध्याचल श्रेणी की ऊंचाई घटती है, जो क्रमशः भांडेर में 725 मीटर और कैमूर श्रेणी में 686 मीटर तक इसकी अवस्थिति है। अब आता है कि इसमें नर्मदा में
उत्तर में स्थित पठारी भागों से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं वह नर्मदा नदी में, गंगा नदी में मिल जाती हैं। गंगा नदी में मिलने पर इन नदियों में मध्य उच्च प्रदेश को गंगा नदी बेसिन कहा जाता है और मध्य उच्च प्रदेश को इसको 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत 5 उप प्रदेश आते हैं, जिसमें आता है पहला मालवा का पठार, दूसरा मध्य भारत का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर आता है रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी आती है। अब सबसे पहले जानते हैं मालवा के पठार के बारे में कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार 22 डिग्री 17 कला से 25 डिग्री 8 कला उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 17 कला से 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह लगभग 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 28.6% कवर करता है। इस पठार के दक्षिण में नर्मदा नदी, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में मध्य भारत का पठार एवं बुंदेलखंड की उच्च भूमियां और पूर्व में विंध्य पर्वत श्रेणियां स्थित है। अब आता है कि मालवा पठार की चट्टानों में का निर्माण दक्कन ट्रैप से हुआ है, जो अभी हमने पहले पढ़ाई हुआ है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किस तरीके से हुआ। मालवा पठार की चट्टानें दक्कन ट्रैप का एक उत्तरी भाग है, जिनका निर्माण बेसाल्ट और ज्वालामुखी पदार्थों से हुआ है। इनके अपघटन और वियोजन से काली और गहरी भूरी कपास मृदा का निर्माण हुआ है। इस पठारी क्षेत्रों में 2 अपवाहित तंतों का विकास हुआ है, जिसमें पहला आता है चंबल, सिंध, बेतवा आदि नदियां उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई यमुना नदी में मिल जाती हूँ, और दूसरा आता है कि इसमें माही, नर्मदा, ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती हैं। मालवा का पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है और इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ, जिसमें सिगार चोटी जो है वह 881 मीटर है, जानापाव पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है, और धजारी जिसकी ऊंचाई वह है 810 मीटर, और गोमनपुर चोटी जिसकी ऊंचाई 510 मीटर है, जो कि प्रमुख है। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का उद्भव जो है मालवा के पठार से हुआ है, इसलिए इस पठारी प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो नाम है वह नदियों की मायका भी मध्य प्रदेश का नाम कहा जाता है, लेकिन वह नाम किससे दिया गया है? जो मालवा के पठार से जो नदियाँ सबसे अधिक नदियों का उद्भव हुआ है, उसके कारण इसका नाम नदियों का मायका कहा जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर इस पठारी प्रदेश की जो ऊंचाई है वह घटती जाती है। अब आता है कि मालवा पठार का विस्तार जो है राज्य के 18 जिलों में है, जिसमें मंदसौर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, धार, झाबुआ, देवास, शाजापुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, अलीराजपुर, गुना और अगरमालवा इसके अंतर्गत आते हैं। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसमें मालवा का पठार नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो जल विभाजक का कार्य कर्क रेखा करती है नर्मदा और सोन नदियों के बीच में। अब दूसरा आता है हमारा मध्य भारत के पठार के बारे में। मध्य भारत की पठार की जो स्थिति है वह 24 डिग्री 10 से 26 डिग्री 48 और उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 कला से 79 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मध्य भारत के पठार में मध्य प्रदेश के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में स्थित है तथा दक्षिणी सीमा पर मालवा का पठार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना का मैदान और पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। इसका ढाल उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, जिसे चंबल का उपाध्य प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसे चंबल का उपाध्य प्रदेश कहा जाता है। इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वह धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानों के अनाच्छादन, अपरदन और वनस्पतियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये कौन सी क्रम की चट्टानें? यह मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आती हैं। इन क्षेत्रों के जो भूगर्भिक हलचलों के कारण इन कगारों का निर्माण हुआ है, जिनमें मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां इन्हीं कगारों से प्रवाहित होती हैं और इन्हें ऊपरी भाग को मृदा का इतना अधिकार रूपांतरण हो गया है कि इनकी मूल विशेषताएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों से उत्खात भूमि या बीहड़ों का निर्माण हुआ है तथा इस क्षेत्र में औसत ऊंचाई लगभग इनकी 500 मीटर है और इसके अंतर्गत राज्य में ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, नीमच, मंदसौर जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब आता है चंबल घाटी क्षेत्र के बारे में जानते हैं, जो कि चंबल घाटी क्षेत्र एक महान जल विभाजक का कार्य करती है। जो नर्मदा एवं चंबल के बीच जो कर्क रेखा होकर जाती है वह एक जल विभाजक का कार्य करती है। उसमें जो चंबल घाटी है, चंबल घाटी के बारे में जानते हैं। चंबल घाटी इस पठार के मध्य में स्थित है। मालवा के पठार में यह मध्य में स्थित है। मध्य भारत के पठार में यह चंबल घाटी स्थित है।
जो पठार से 300 मीटर अधिक गहरी है, और चंबल घाटी की जो नतीलम्ब घाटी है जिसका निर्माण चंबल नदी द्वारा जड़ोल मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। चंबल घाटी में खड्ड भूमियां पाई जाती है और इन खड्डों की जो गहराई है वह 15 से 30 मीटर तक होती है और इस क्षेत्र में मृदा अपरदन से भी प्रभावित होती है। चंबल सिंध घाटी का मैदान भू आकृतिक विविधता से भरपूर है, जिससे इस क्षेत्रों में बाढ़कृत मैदान, खड्ड और दोआब आदि का विकास हुआ है। मध्य भारत का पठार कुल क्षेत्रफल में 45,000 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें 32,896 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है और जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। इन क्षेत्रों में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण इसके ऊपरी क्षेत्र का अपरदन सबसे अधिक हुआ है, जिस क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र भी परिवर्तित हो गया। अब आता है बुंदेलखंड के पठार के बारे में जानते हैं कि बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है। इसका विस्तार 24 डिग्री 6 से 26 डिग्री 22 कला उत्तरी अक्षांश तक है और इसका जो देशांतरी पूर्वी देशांतरी विस्तार है वह 77 डिग्री 5 से 80 डिग्री 20 कला पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में मालवा का पठार, पश्चिम में मध्य भारत का पठार और उत्तर में यमुना का जड़ोल मैदान तथा दक्षिण पूर्व में पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कि बुंदेलखंड का पठार का जो कुछ भाग है वह समतल प्राय मैदान होता है। इसका ढाल उत्तर की ओर है। ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित यह पठार तीन ओर से अर्धचंद्राकार है और यह पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, चंद्री पाट से घिरा हुआ और इस क्षेत्र को नरहट कगार भी कहते हैं। नरहट कगार भी स्थित है। इस पठारी क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश के भिंड, दतिया, शिवपुरी, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा जिलों में है तथा दोनों राज्यों में इनका कुल क्षेत्रफल 54,560 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 23,736 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई है वह 1,172 मीटर ऊंची है। सिद्ध बाबा की चोटी इसी पठार पर स्थित है। बुंदेलखंड पठार की चट्टानों का निर्माण आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट, सेल एवं नीस के निक्षेप पाए जाते हैं और यहाँ निचले विंध्यन, कैमूर, भांडेर, लीबा, कैमूर आदि चट्टानें पाई जाती हैं तथा यहाँ पर इनके उत्तरी भाग में यमुना का जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है या जलोढ़ मैदान पाया जाता है और दक्षिण पश्चिम के निचले भाग में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार हुआ है। भूआकृतिक दृष्टि से इस पठारी भाग को मैदानी और उच्च भूमि में विभाजित किया जाता है। बुंदेलखंड पठार के लगभग 70% भाग की जो ऊंचाई है वह 300 मीटर से कम है, जबकि अन्य भागों की ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य में है। इसका 1/3 भाग समतल मैदान है, जिसके तीनों ओर से विंध्य कगार है और इस क्षेत्र में से प्रवाहित होने वाली नदियों में धसान, कैन, बेतवा आदि आती हैं और सकरी घाटियां, जलप्रपात, कगार एवं खड्डों का निर्माण भी इसी के अंतर्गत किया गया। अब आता है रीवा पन्ना के पठार के बारे में कि रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। इनका निर्माण आर्किन चट्टानों की अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप अवसादीकरण या कायंत्रण के से हुआ है। इन पठारी क्षेत्रों में भूगर्भीय खलचरों से कगार, दरार एवं भ्रंश आदि के स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। इनके अंतर्गत इसकी भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 10 कला से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 4 से 82 डिग्री 18 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका विस्तार पन्ना, रीवा, दमोह, सागर, सतना जिले में लगभग 31,954 वर्ग किलोमीटर में है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.37% क्षेत्र कवर करता है। इस पठार के दक्षिणी भाग पर कगार है, जो रीवा पन्ना के पठार को बघेलखंड के पठार से अलग करती है और इसके उत्तर पूर्व में सोन नदी सकरी कगारों से होकर प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी का कगार है, जिसका पश्चिम की ओर अधिक विस्तार है। इस पठार में मध्य भारत समतल है, जिसके दमोह पठार कहा जाता है और रीवा पन्ना की पठार की जो ऊंचाई है वह 350 से 400 मीटर के मध्य है, जिसमें धरातलीय भाग में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट एवं बालू पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में टॉन्स, कैन, सोन, बीहड़ आदि नदियां अनेक जलप्रपात का निर्माण करती हैं तथा मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जलप्रपात एक चटराई जलप्रपात है, जो रीवा जिले के बीहड़ नदी क्षेत्र पर स्थित है और इस पठारी क्षेत्र में अन्य जलप्रपात केवटी, बहुटी, पियावन आदि आते हैं। भांडेर तथा कैमूर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और यह पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठारी भागों के बीच एक विभाजक का कार्य करती है। इसके संदर्भ में अब आता है नर्मदा सोन घाटी के बारे में कि नर्मदा सोन घाटी का विस्तार का निर्माण भूगर्भीय खलचलों के कारण भ्रंशों से हुआ है। यह प्रायद्वीपीय भूभाग का एक भूखंड होता है, जिस पर विभिन्न कालक्रमों के भूगर्भीय खलचलों के कारण भ्रंश और कगार आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है।
नर्मदा तथा सोन घाटियों की विषम स्थलाकृतियों को प्रभावित होने के कारण उच्चावच में भिन्नता के कारण नदियों में अनेक जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। इस भ्रंश में दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार तथा नर्मदा नदी घाटी में राज्य का सबसे निचला भूभाग पाया जाता है। इसके अंतर्गत आता है कि नर्मदा सोन नदी घाटी जो है उसका लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार है, जो मालवा के पठार के बाद मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यह राज्य के कुल भूभाग का लगभग 26% कवर करता है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अनूपपुर, मंडला, ढिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सीधी, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, बुधनी, बड़वानी आदि तथा अलीराजपुर जिलों में सोन नदी घाटी के उत्तर पश्चिम में कैमूर की पहाड़ियां भी स्थित हैं। नर्मदा नदी घाटी प्राचीन काल से प्रमुख कृषि क्षेत्र रहा है। मालवा के पठार में यह क्षेत्र राज्य के कृषि उत्पादन में दूसरा सबसे समृद्ध क्षेत्र है। नर्मदा के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में गोंडवाना काल में कोयले के निक्षेप भी पाए जाते हैं। इन नदी घाटी क्षेत्र में आर्कियन काल के होलोशिन काल तक की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें नर्मदा की निचली घाटी गुजरात राज्य में स्थित है और इस घाटी के उत्तर तथा दक्षिण में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसके उत्तरी भाग में निचले दक्कन ट्रिप तथा दक्षिणी भाग में ऊपरी दक्कन ट्रिप पाई जाती है। नर्मदा की उत्तरी सहायक नदियों की लंबाई अधिक एवं दक्षिणी सहायक नदियों की जो लंबाई होती है वह कम होती है और इसके दाएं तट पर मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें आता है हिस, तिंदोनी, बरना, चंदकेश्वर, कौनर, मानहतनी तथा उरी आदि आती हैं, और जबकि बाएं तट के अंतर्गत मिलने वाली नदियां सक्कर, बरनार, दूध, तवा, अगनजाल आदि नदियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है बघेलखंड के पठार के बारे में। बघेलखंड के पठार का जो विस्तार है वह राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हुआ है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में बिहार तथा दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार शहडोल, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर जिलों तक है। बघेलखंड पठार को सोन नदी के दक्षिण में स्थित है और इसका विस्तार 23 डिग्री 40 से 24 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 से 82 डिग्री 47 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है और यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7% कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा पठार है। अब आता है कि बघेलखंड के पठार के निर्माण के बारे में। इसका निर्माण काल है जो वह आर्कियन काल से लेकर जुरेसिक काल तक के शैल समूह इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसकी स्थलाकृति के उच्चावच में अधिक भिन्नता होती है और इस पठारी भाग में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक होती हैं और यही कारण है कि इस क्षेत्र में कोयले के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। इन पठारी क्षेत्रों में स्थित सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसमें आता है ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, कांगेरलो, मरेट आदि के निक्षेप पाए जाते हैं और इस पठारी क्षेत्र में सोन, रिहिंद और गोपत आदि नदियां भी प्रवाहित होती हैं। अब आता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में। सतपुड़ा मैकल श्रेणी की इसमें भौगोलिक अवस्थिति 21 डिग्री से 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 30 कला से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जिलों में है। इसका कुल क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर में आता है, जो मध्य प्रदेश के कुल भूभाग या कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% होता है। इस पहाड़ी क्षेत्रों में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी आदि प्रमुख नदियों के अतिरिक्त ज्ञानगंगा, शक्कर, गार, छोटी तवा और वर्धा आदि नदियां भी प्रवाहित होती है। मैकाल श्रेणी में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा, सोन, जोहिला नदी का उद्गम होता है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक नदियों का उद्गम, इसी कारण इसे वाटरशेड भी कहा जाता है। वाटरशेड भी इसे कहा जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी आता है कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी क्षेत्र में कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिसमें आता है बड़वानी पहाड़ी जो 641 मीटर है। फिर आता है काली भीत पहाड़ी जो कि 770 मीटर है। उसके बाद आती है बिजलगढ़ की पहाड़ी जो कि 849 मीटर है। जो फिर आती है धूपगढ़ की चोटी जो सर्वाधिक है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, जो कि इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। अब आता है कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण भी करती है और इसके उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में ताप्ती नदियों के मध्य क्षेत्रों में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का निर्माण के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। इसमें क्वार्टजाइट तथा ग्रेनाइट आदि के निक्षेप भी इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पाए जाते हैं तथा इसके अंतर्गत सतपुड़ा मैकाल श्रृंखला की लंबाई लगभग 900 मीटर होती है और ऊंचाई 770 मीटर है और इसकी विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में पश्चिम से पूर्व में अमरकंटक के पठार तक है और इस पहाड़ी पर पचमढ़ी चोटी जो 1067 मीटर है स्थित है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है।
इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। संरचनात्मकता एवं उच्चावच विविधता के आधार पर सतपुड़ा मैकल श्रेणी को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला आता है पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दूसरी आती है पूर्वी पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और मैकाल श्रेणी आती है। इसके अंतर्गत जानते हैं सबसे पहले पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में कि सतपुड़ी पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात के पूर्वी भाग में तथा महाराष्ट्र के उत्तर से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी के पश्चिमी भाग को राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी सतपुड़ा की जो चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर और इसके पश्चिम में नुकीले शिखर, खड़े ढाल, कगार, भ्रंश पाए जाते हैं। ये स्थित चट्टानें दक्कन लावा के पठार का एक भाग है और इस क्षेत्र में असीरगढ़ पहाड़ी और नर्मदा नदी के मध्य में निमाड़ का मैदान आता है। अब दूसरे नंबर पर आती है पूर्वी मैकाल सतपुड़ा श्रेणी। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की जो चौड़ाई है वह लगभग 120 किलोमीटर है और इसके दक्षिण में महादेव की श्रेणी आती है और पश्चिम के समीप सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जो महादेव पहाड़ी का एक भाग है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आर्कियन और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसमें क्वार्टजाइट और गुलाबी बलुआ पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में विशाल कोयले के भंडार स्थित हैं और इस पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत तीव्र है। यही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। अब आता है इसके अंतर्गत पड़ते हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला के लिए मैकाल श्रेणी जो सतपुड़ा का विस्तार, इसका पूर्वी विस्तार व इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। इसका अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हुआ है तथा यह सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो कि मैकाल श्रेणी में स्थित है। इसी के साथ ही इसका जो निर्माण है वह आर्कियन और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के से हुआ है तथा इसमें अमरकंटक पठार के उत्तर से नर्मदा एवं दक्षिण में महानदी, वैनगंगा आदि नदियां निकलती और मैकाल श्रेणी के पठार का अधिकांश भाग नर्मदा के ऊपरी वेशन तथा दक्षिण में कुछ भाग में महानदी और वैनगंगा नदी वेशन में सम्मिलित है, इसके अंतर्गत है। अब आता है इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आता है तालचेर उपक्रम की चट्टानों के विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ इनका विस्तार पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला ऑप्शन आता है सीधी और दूसरा आता है सिंगरौली, तीसरा आता है सीहोर, चौथा आता है शहडोल। तो जो तालचेर क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ नहीं पाया जाता है, तालचेर क्रम की चट्टानों का विस्तार जो है वह सीहोर जिले में नहीं पाया जाता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन ए आता है सकोली क्रम, ऑप्शन बी आता है चिल्पी क्रम, ऑप्शन सी आता है सौसर क्रम और ऑप्शन डी आता है बिजावर क्रम। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा सकोली क्रम की चट्टानों में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर पाया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भांडेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है। ऑप्शन ए सागर छिंदवाड़ा शहडोल, ऑप्शन बी आता है सागर सतना दमोह, ऑप्शन सी आता है दमोह रीवा पन्ना, ऑप्शन डी आता है पन्ना दमोह ग्वालियर। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी आएगा सागर सतना दमोह, इसके अंतर्गत आपका यह उत्तर होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि पालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने जिलों या कितने प्रतिशत भूभाग पर है। ऑप्शन ए 28.6%, ऑप्शन बी आता है 25.56%, ऑप्शन सी आता है 26% और ऑप्शन डी आता है 29.23%। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 28.6% भाग पर मालवा के पठार का विस्तार है, जो कि सर्वाधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निचले दक्कन ट्रिप की जो ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 200 मीटर, ऑप्शन बी 300 मीटर, ऑप्शन सी 250 मीटर, ऑप्शन डी 150 मीटर। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर होगा 150 मीटर, ऑप्शन डी आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी रीवा पन्ना पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार और ऑप्शन डी आता है नर्मदा सोन घाटी। तो इसमें आपका उत्तर होगा महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस उपक्रम के चट्टानों को मुरार और पार के रूप में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए आता है बिजावर क्रम, ऑप्शन दूसरा आता है सकोली उपक्रम, ऑप्शन सी आता है ग्वालियर उपक्रम, ऑप्शन सी आता है भांडेर उपक्रम। तो इसके साथ ही आपका जो उत्तर हुआ ग्वालियर उपक्रम की चट्टानों में मुरार और पार के रूप में विभाजित किया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वेदी आग्नेय लावा के उद्गार से किस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए कार्बोनिफेरस, ऑप्शन बी प्लेस्टोसीन, ऑप्शन सी होलोसीन और ऑप्शन डी क्रिटेशियस। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर होता है ऑप्शन डी क्रिटेशियस काल के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए सद्भावना, ऑप्शन बी जनापा, ऑप्शन सी ध्वजारी और ऑप्शन डी गोमनपुर। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा सद्भावना चोटी जो है वह विंध्य क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी मध्य भारत के पठार में स्थित है? ऑप्शन ए चंबल घाटी, ऑप्शन बी नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी सोन घाटी, ऑप्शन डी ताप्ती घाटी। तो इसमें से आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए चंबल घाटी है, इसका उत्तर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मालवा के पठार में स्थित सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 810 मीटर, ऑप्शन बी 885 मीटर, ऑप्शन सी 882 मीटर, 800 और ऑप्शन डी 881 मीटर। इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।